एवरीवन, मैं डॉक्टर गीता सोलंकी स्वागत करती हूँ आपका विद्यार्थी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म फॉर नीट एंड आईआईटी। हमने अब तक के 4 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5th सेक्शन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। 5th सेक्शन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक 2025 में भी एग्जामिनर ने नीट एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चन को हम इसमें साथ साथ करते चलेंगे। साथ ही अब तक हमने 4th सेक्शन जो कंप्लीट किया है, 4th सेक्शन में हमने सबसे पहले मैटर को, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को, बेसिक यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ उनको कैसे किया जाता है, और साथ ही डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा एक न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू सेशन क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अब भी पढ़ेंगे। इसमें केवल आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, और जिससे कि स्टूडेंट का जो भी डाउट्स है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझनी होती है, जैसे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने लॉज आते हैं, ये सब हम सीखेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं। अब जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हम एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, H2 + ½ O2 इक्वल किसके हो गया? H2 के। अब देखिए इस इक्वेशन में जो हमारा वाटर बनता है, वाटर के कितने मोल्स हैं? यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ पे 1। तो इनके बीच में जो रेशो है, वो रेशो कितना है वाटर के बीच में? 2:1 का रेशो है। तो ये रिएक्शन ऐसे ही ऑटोमेटिक अपने आप नहीं हो पाई। इस रिएक्शन को करने के लिए या इस रिएक्शन को होने के लिए ये बहुत से रूल्स को फॉलो करती है। उन सभी रूल्स को, उन सभी लॉज को हम इस वाले सेक्शन में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमारे पास C+O2 है, C+O2 इक्वल किसके हो गया? CO2 के। यहाँ पे कार्बन के कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन के कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। तो इनके बीच में रेशो कितना है? 1:2 का रेशो आ जाता है। अब आती है एक टर्म जो आती है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है उसको देखेंगे हम। देखो, कॉम्बिनेशन पहले हमने 2 टर्म पढ़ी, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इन दोनों टर्म को हम पहले पढ़ चुके हैं सेक्शन 1 में। देखो, एलिमेंट होता क्या है? मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। वह मटेरियल जो केवल एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वह मटेरियल जो केवल एक ही टाइप के एटम्स को कंटेन्स करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। और एलिमेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वेयर एज इन द केस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के केस में क्या डेफिनेशन होगी? मटेरियल कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। एक से ज्यादा एटम्स को कंटेन्स करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, एटम। अब देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है? एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कंबाइन होके क्या बनेगा? CO2 बन जाएगा, CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और जब हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है, H2 बनाता है, H2O2 बना लेता है। तो ये सब क्या हो गए? हमारे कंपाउंड हो जाते हैं। CO2 क्या है? कंपाउंड है। वाटर क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंबाइन, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कहेंगे। कि जब 2 एटम्स आपस में
ऐड होके कंपाउंड बनाते हैं तो उसी को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन वाली टर्म क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम 5 लॉज को कंसीडर करते हैं। देखिए कौन कौन से लॉ होते हैं हमारे। 5 लॉज है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। कौन कौन से 5 लॉज होते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो सभी ने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस एंड लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स और गैलिशॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए ये जो 5 लॉ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 लॉज है। इसमें से जो पहले 5 लॉज हैं ये मास से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? मास से रिलेटेड होते हैं। वेयर एज द 5th लॉ, जो 5th लॉ है हमारा वो किससे रिलेटेड है? हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस। गैसेस ओके क्लियर है। जो हमारी फर्स्ट 4 लॉ है वो किससे कनेक्टेड हो गए? मास से रिलेटेड हो गई। और जो 5th लॉ है वो रिलेटेड हो गया किससे? वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस से ये कनेक्ट हो गया। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन 2025 में नीट में आया हुआ है कि कौन सा लॉ मास से रिलेटेड है और कौन सा लॉ मास से रिलेटेड नहीं है। उसमें 4-5 ऑप्शन गिवन थे उसमें, तो आपको ये बताना था कि कौन सा लॉ हमारा मास से रिलेटेड नहीं है। तो मास से रिलेटेड कौन सा लॉ है हमारा? लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स जो है हमारा ये मास से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाना था वहां पे? ऑप्शन 5th हो जाना था कि लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जो है ये मास से रिलेटेड नहीं है। और जितने भी लॉ है हमारे सारे मास से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट चले, फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के संरक्षण का नियम। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेवोजियो ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। ये फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवर की है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजिए। लेवोजिए एक फ्रेंच केमिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारी डिस्कवर किया केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने जैसे कि कंबशन रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कवर किया। साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के को नेमिंग दी कि इसको ऑक्सीजन बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन बोलेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। या फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्या हो गया? लेवोजिए हो जाता है। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये किसके द्वारा गिवन है? बाय लेवोजिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन क्या हो जाती है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्या गिवन है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, the total mass of the reactant is equal to that of the product। जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किसमें? फिजिकल और केमिकल चेंज में। फिजिकल और केमिकल चेंज में टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल किसके हो जाता है? प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। जो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग क्या है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो डेस्ट्रॉय। इसको क्या कहेंगे? मैटर न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब देखो इसमें मैटर यूज हुआ। मैटर क्या होता है? विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसमें मास होता है और जो स्पेस घेरता है उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डेस्ट्रॉय।
तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे चले। अब देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, उसको देखेंगे। देखिए इसमें एक चीज यूज की गई है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को हम पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले सेक्शन थे उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। देखो फिजिकल चेंज होते क्या है, फिजिकल चेंज जिसमें कोई भी रिएक्टेंट होता है वो कहीं में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो चीज रिएक्टेंट है वो कहीं में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट कहीं में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, फिजिकल चेंज। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन क्या थी, इन ऑल द फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज होगी एंड केमिकल चेंज, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट आइस ले लिया, आइस, और साथ में ये कहीं में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो जाता है, और ये वाटर से फिर कहीं में चेंज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन्स ये कौन सा चेंज हो गया, ये फिजिकल चेंज हो जाता है। अब देखो हम लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे डिफाइन करेंगे। जब हमने आइस का एक पीस लेके किसी ट्यूब में डाल के, बीकर में डाल के उसको वेइंग किया, उसको वेट किया, तो सपोज उसका वेट कितने आया, x ग्राम आ गया। आफ्टर देन वाटर को भी सेम इसी तरीके से वेट किया, तो इसमें से कितना आता है वाटर का, x ग्राम आता है। तो इट मीन्स जो मास किसका, रिएक्टेंट का था, इतना ही मास किसका है हमारे पास, प्रोडक्ट का होता है। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो हो गया हमारा फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज के लिए देखेंगे। सपोज हमारे पास कोई भी मरकरी ले लेते हैं हम, HgO, इससे क्या बना, HgO, Hg प्लस हाफ O2। ओके, तो इसका जो वेट है, मास है, वो कितना हो गया यहाँ पे 100 ग्राम, इसका 92.6 एंड 7.4 हो जाता है। ये हमारे पास जो केमिकल चेंज के लिए रिएक्शन गिवन है, केमिकल चेंज, इसमें HgO का कितना है 100 ग्राम, वेयर एज इन द केस ऑफ मरकरी कितना हो गया 92.6, और ऑक्सीजन हाफ है तो कितना है इसमें 7.4 ग्राम। तो अब जब हम इसको कंबाइन करके देखते हैं, ये तो 100 ग्राम ही रहेगी, यहाँ पे 92.6 प्लस करेंगे 7.4 को, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 10, तो 100 ग्राम ही आता है। इट मीन्स द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यहां तक क्लियर है कि फिजिकल चेंज में भी मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल किसके हो जाता है, प्रोडक्ट के हो जाता है, और इन द केस ऑफ द केमिकल चेंज क्या है, मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर है आपको? चलो आगे चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है, इन सम रिएक्शंस जो प्रोडक्ट का मास होता है वो स्लाइटली लेस हो जाता है किससे, रिएक्टेंट से। जैसे कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल किसके है, मास ऑफ द प्रोडक्ट के है। ये हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट है। बट इन द सम रिएक्शन, the mass of the product is slightly less than the mass of the product। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कि प्रोडक्ट का जो मास होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, किससे, रिएक्टेंट से कम हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है हमारे लिए,
न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास स्लाइटली लेस देन हो जाता है देन द रिएक्टेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट का मास होता है वो थोड़ा लेस देन हो जाता है रिएक्टेंट से। अब वो लेस देन क्यों होता है? वो लेस देन क्यों होता है? क्योंकि जो मास लेस देन हुआ वो कहीं भी कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं भी कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन क्या है हमारे पास? E = mc²c। तो ये जो मास होता है वो कहीं में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन E = mc²। तो ऐसी भी कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन है जहां पर क्या है कि प्रोडक्ट का जो मास होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, किससे? रिएक्टेंट से कम हो जाता है। और जो मास कम होता है वो कहीं में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। तो इस लॉ को हम क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ मास एंड एनर्जी। क्योंकि जो हमारा मास है वो कहीं में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। सेकेंड लॉ जो हमारा रहने वाला है वह है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट proportions. A chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass. देखो इसमें क्या गिवन है? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये लॉ जो गिवन है किसके द्वारा गिवन है? गिवन बाय द प्राउस्ट के द्वारा गिवन है, PROUST। इसको दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, जैसे कि वाटर हो गया हमारे पास, CO2 हो गया, ये सब क्या है? कंपाउंड है। is always found to be made up of the same element combined together in the same fixed proportion by mass। ये एक सेम फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं। तो देखो ये कैसे एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। यहाँ देखिए वाटर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? H2O। अगर हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, सी वाटर को कलेक्ट कर लिया, लेक वाटर को कलेक्ट करते हैं, या फिर अपना घर का वाटर होता है, या फिर कोई भी टैप वाटर होता है, कितने भी टाइप के कितने भी रिसोर्सेज से आप वाटर को कलेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उन सब में जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। या हम अमेरिका से लेके आए वाटर, या फिर हम ब्रिटेन से लेके आए, जापान से लेके आए, सभी का जो एक मोलिकुलर फॉर्मूला है वाटर का क्या होता है? वो H2O होता है। इट मीन्स क्या हो गया कि हम किसी भी कहीं से भी वाटर को लेके आए तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, और उसके जो अंदर रेशो होती है वो भी फिक्स्ड ही होती है। अब इसमें फिक्स्ड रेशो क्या है? हाइड्रोजन की 1 है और ऑक्सीजन की क्या है? 8। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड प्रोपोर्शंस रूल कहते हैं, लो कहेंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है इसमें लिमिटेशन। इस लॉ की लिमिटेशन क्या है हमारे लिए, तो हम लिमिटेशन को देखेंगे। तो लिमिटेशन के लिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है, लिमिटेशन ऑफ लॉस। देखो वी नो दैट एलिमेंट्स कंबाइंड मोर आइसोटोपिक फॉर्म। जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट विद डिफरेंट आइसोटोप, ये एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म। एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म होती है। जैसे हम कार्बन को ही ले लेते हैं, कार्बन 12 होती है एक
सेकंड कौन सी है, कार्बन 14 होती है। तो कार्बन भी किस में एग्जिस्ट करता है, 2 आइसोटोपिक फॉर्म में, यहाँ पे कार्बन 12 एंड कार्बन 14। जब हम एग्जांपल लेते हैं CO2 का, CO2, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन 12 है, ओके। और जब हम CO2 अगर 14 का ले, तो यहाँ पे अगर कार्बन 14 हो जाता है तो इसकी रेशो चेंज हो जाती है। रेशो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी है, यहाँ पे 32 है, और यहाँ पे भी कितनी है, 32 है। तो जैसे ही यहाँ पे किसी एलिमेंट की आइसोटोपिक फॉर्म डिफरेंट हो गई तो उसकी रेशो भी चेंज हो जाती है। तो वहां पर ये रूल्स क्या है, वर्क नहीं करेगा। जब एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में, तो वहां पे ये लॉ जो है हमारा वो फेल हो जाता है। ये लिमिटेशन है इस लॉ की। तो लिमिटेशन क्या हो गई, एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म। जो एलिमेंट एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में रहता है वहां पे ये हमारा लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये लिमिटेशन हो गई किसके लिए, हमारे लॉ के लिए। तो एलिमेंट में CO2 का एग्जांपल हमने लिया, और CO2 यहाँ पे जो ये कार्बन है, यहाँ पे 12 कार्बन है, क्योंकि कार्बन के एलोट्रोप्स क्या है, C12 C14, और जैसे ही यहाँ पर 14 आता है तो इसका रेशो चेंज हो जाता है, ओके। जो हमारी इसकी सेकंड लिमिटेशन आती है वो क्या आती है, उसे देखते हैं आगे। थर्ड लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये लॉ किसने गिवन दिया था, सबसे पहले तो ये बताइए। ये जो लॉ है ये गिवन था डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन ने इसको दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स and the masses of one of other bear a simple ratio to one another। ये क्या हो गया फिर, when two elements combine to form two or more chemical compound, एक से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो जो मास होता है वन ऑफ अदर, एक दूसरे का, वो सिंपल रेशो में होगा टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, ओके। अब इस लॉ को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जो हमारा लॉ था उसमें क्या है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं। ये देखिए दो एलिमेंट हमारे पास C हमारे पास है और ऑक्सीजन, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाती है, CO2 बना लेती है एंड CO बना लेती है, ओके। बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के कितने हैं यहाँ पे 12, ऑक्सीजन के कितने हैं 32, यहाँ पे कार्बन के कितने हैं 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए 16। तो आपने एक चीज इसमें नोटिस की होंगी, यहाँ पे देखो कार्बन के तो हमारे पास फिक्स है 12 पार्ट्स बाय मास, कंबाइन कार्बन के किससे है 32 से, और 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन कंबाइन किससे है 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन है। तो दोनों में कार्बन के कितने हैं 12 है, तो कार्बन की जो रेशो है वो क्या है, यहाँ पे फिक्स होती है, ओके। जो आपके रूल में है, जो आपने अभी पीछे पढ़ा, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड मींस CO2 एंड CO, एंड द मास ऑफ वन ऑफ अदर बेयर दे सिंपल रेशो टू वन अनदर, उनके बीच में एक सिंपल रेशो होता है, जो हमने अभी किसमें एग्जांपल में देखा, CO2 के एग्जांपल में देखा कि C जब कंबाइन होता है O के साथ तो क्या बना लेता है CO2 एंड CO बना लेता है। सेम ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में होगा, नाइट्रोजन के केस में क्या है, N जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है NO2 बना लेता है, N2O बना लेता है, N2O3 बना लेता है। और जब हम इन सब में देखते हैं तो नाइट्रोजन का जो पार्ट है उनके बीच में एक फिक्स्ड रेशो होगी, ओके।